हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज हम करने वाले हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन का वन शॉट, जो कि हमारा सेमेस्टर 8 बीकॉम ऑनर्स और प्रोग्राम में भी है आई थिंक। तो हम इसका वन शॉट करेंगे जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, फुल सिलेबस कवर्ड है। क्या है, एक प्रॉब्लम है कि 8 सेमेस्टर के कोर्सेज़ का सब हमारे पास स्टडी मटेरियल नहीं है, तो हमें खुद से सब कुछ करना होता है, तो इसलिए टाइम लग रहा है। और आप हैं कि पहले बताते नहीं हैं, तो फिर भी चलो ठीक है, कोई नहीं, हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले इंटरनेशनल टैक्सेशन का कंप्लीट। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पीडीएफ को रीड करना है और ये वीडियो देखना है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको समझ आ रहा है या नहीं ये सब कुछ, ये जो टॉपिक्स मैं करवा रही हूँ ये आपको समझ आ रहा है या नहीं, और जो भी है ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है नहीं। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, इट इज़ वेरी नेसेसरी, बिकॉज तभी मुझे पता चलता है या ये हेल्पफुल है या नहीं। ये वीडियोस जो भी मैं बना रही हूँ, तो आप लोग बताया करो। एंड ठीक है, स्टार्ट करते हैं अभी इसको। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यूनिट वाइज मैंने क्लासीफाई किए। तो हमारे टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चंस हैं अलोंग विद, इसके बाद हमारे शॉर्ट नोट्स हैं। 10 क्वेश्चंस तो लॉन्ग हैं, फिर इसके बाद हमारे शॉर्ट नोट्स आते हैं। तो हम सारी चीज़ करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल डबल टैक्सेशन। तो इसका मतलब हमें बताना है कि इंटरनेशनल डबल टैक्सेशन होता क्या है। डिस्कस इन डिटेल द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू सोर्स रूल एंड रेजिडेंस रूल। हमें प्रिंसिपल्स डिस्कस करने हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन बिजनेस के, जिसके अंदर हमें स्पेशल फोकस करना है सोर्स रूल के ऊपर, दूसरा रेजिडेंस रूल, ठीक है। ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ दीज प्रिंसिपल्स क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट इन टैक्सेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल। और हमें ये भी एक्सप्लेन करना है कि ये जो दो प्रिंसिपल्स हैं ये कैसे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं टैक्सेशन के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन है, हमें ये चीज़ें देखनी है। आई हैव एक्सप्लेन यू, नाउ लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहला हमें देखना है यहाँ पे मीनिंग, कंसेप्ट क्या है इंटरनेशनल बिजनेस का सबसे पहले, ठीक है। तो हमें उसी को देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल डबल टैक्सेशन। तो इंटरनेशनल डबल टैक्सेशन मीन्स ए सिचुएशन वेयर द सेम इनकम टैक्स इज टैक्स्ड बाय टू डिफरेंट कंट्रीज। मतलब आपकी इनकम है, उसके ऊपर जो टैक्स लगा है वो डिफरेंट कंट्रीज़ ने दो बार लगा दिया। लेट्स से आपकी इनकम है 10,000, लेट्स से एक सेकेंड, आपकी इनकम है 10,000, उसके ऊपर इंडिया पे भी 10% टैक्स लग गया, और आपका यहाँ पे इंडिया पे लग गया, एंड चाइना यूएसए पे भी, यूएसए ने भी लगा दिए 10%। तो दोनों ने आपकी एकले की इनकम पे टैक्स लगा दिया, ठीक है। तो जब यहाँ पे इसी को बोलते हैं डबल टैक्सेशन, इंटरनेशनल लेवल पे डबल टैक्सेशन सिस्टम। दो बार टैक्स लगाया, टैक्सेशन मतलब टैक्स लगाना, डबल मतलब दो बार, और इंटरनेशनल मतलब जब एक और दूसरी कंट्रीज़ के बीच में। तो टू डिफरेंट कंट्रीज़ ने एक ऐसी सिचुएशन वेयर द सेम इनकम है, लेकिन वहाँ पे टैक्स दो कंट्रीज़ ने लगा दिए, ठीक है। दिस मेनली हैपन, ये कब होता है, जब एक इंसान और कोई भी कंपनी क्रॉस बॉर्डर इनकम हो, मतलब आप रहते हो इस स्टेट के, काम वहाँ पे करते हो, ठीक है। या फिर ये जो बॉर्डर है इंडिया चाइना का, तो आप यहाँ पे कंपनी आपकी क्या है, हाफ तो इस साइड है और हाफ इस साइड। तो जब आपका क्रॉस बॉर्डर इनकम होती है ना, तो उस टाइम पे ये चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप इंडिया के रेजिडेंट हो, इंडिया के अंदर रहते हो, अर्न इनकम करते हो, इनकम यूएसए से रहते, आप इंडिया के अंदर हो, सॉरी, रेजिडेंट का मतलब होता है आप इंडिया में पैदा हुए थे, तो आप इंडिया के हो, लेकिन आप पैसा कहाँ से कमाते हो, यूएसए में, बिकॉज वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जॉब कर रहे हो। तो इंडिया और यूएसए दोनों क्या कर रही हैं, आपकी इनकम पे टैक्स लगा रही हैं। तो ये गलत है, बिकॉज आपके ऊपर बर्डन हो जाएगा, टैक्स पेयर आप हो तो आपके ऊपर बर्डन हो जाएगा, और ये बहुत बड़ा मेजर इशू है इंटरनेशनल टैक्सेशन में, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डबल टैक्सेशन। और ये क्या है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसी को सोल्व करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स आते हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया मीनिंग इंटरनेशनल टैक्सेशन का। तो देखो, यहाँ पे फर्स्ट चीज़ हो गई हमारी, मीनिंग हो गया, ठीक है। दूसरा था प्रिंसिपल्स क्या है इंटरनेशनल टैक्सेशन की, तो अब हम प्रिंसिपल्स करते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स इंटरनेशनल टैक्सेशन की दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, जहाँ पे पहला आता है सोर्स ऑफ रूल, सोर्स रूल। तो इसका मतलब क्या होता है, सोर्स रूल का मतलब क्या होता है, तो इस सोर्स रूल में इनकम टैक्स
जो इनकम है उस पर टैक्स लगेगा इन द कंट्री वेयर इट इज़ जनरेट। जहाँ पे आपने इनकम बनाई है ना उसी कंट्री का टैक्स लगेगा। जैसे अगर आपने इनकम करी है इंडिया से तो इंडिया का टैक्स, इंडिया टैक्स लेगी उसके ऊपर, ठीक है। और अगर आपने वहीं इनकम करी है यूएसए से तो कौन लेगा टैक्स? यूएसए टैक्स लेगा। तो जहाँ पे आपने इनकम कमाई है, जहाँ से आपने पैसा लिया है, जहाँ आप जॉब करते हो वहीं पे टैक्स लगेगा, ठीक है। द इनकम इज टैक्स इन द कंट्री वेयर इट इज जनरेटेड। जहाँ से पैसा बना है ना, जनरेट हुआ है, वहीं पे टैक्स लगेगा। अगर आपने इनकम जनरेट की इंडिया से तो इंडिया राइट है टैक्स लेने का, यूएसए से करिए तो यूएस टैक्स लेगा, ठीक है। तो सोर्स रूल का मतलब ये है। अगर आप फॉरेन कंपनी अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया विल बी टैक्स इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद है रेजिडेंस रूल। तो रेजिडेंस रूल का मतलब होता है अंडर द रेजिडेंस रूल इनकम इज टैक्स इन द कंट्री वेयर टैक्स पेयर लिव्स और रेजिडेंट। मतलब रेजिडेंस का मतलब रहना, तो जहाँ पे आप रहते हो ना वहाँ का टैक्स लगेगा, चाहे वो आपने इनकम कहाँ से ली हो, यूएसए से ली हो या फिर अपने इंडिया से कमाई हो, लेकिन आप कहाँ रहते हो, वेयर यू आर लिविंग, तो वहाँ का टैक्स लगेगा, ठीक है। जहाँ पे आप रहते हो वहाँ आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप इफ़ पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, आप इंडिया के अंदर रहते हो तो इंडिया का टैक्स पे करना पड़ेगा ग्लोबल इनकम पे, ठीक है। इंडियन रेजिडेंट अर्निंग सैलरी फ्रॉम यूके विल बी टैक्सड इन इंडिया। अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हो, इंडिया के रहने वाले हो और आप यूके में जॉब कर रहे हो, सैलरी यूके से आ रही है, तो आपका टैक्स कहाँ पे लगेगा? इंडिया के अंदर ही लगेगा। तो दो सोर्सेज हैं, एक तो सोर्स रूल है, दूसरा है रेजिडेंस रूल। ये वो है जहाँ से पैसा बना वहाँ पे टैक्स लगेगा, ये वो है रेजिडेंस जहाँ पे आप रहते हो वहाँ से टैक्स लगेगा। अब इस दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्या है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब प्रॉब्लम्स क्या है सोर्स और रेजिडेंस रूल के बीच में? तो मेन प्रॉब्लम जब आती है जब दोनों कंपनी एक ही इनकम पे, एक ही इंसान पे टैक्स अप्लाई कर देती है। व्हेन बोथ कंपनीज अप्लाई डिफरेंट रूल्स ऑन सेम इनकम, ठीक है। जब प्रॉब्लम आती है, कंट्री ए अप्लाई करती है सोर्स रूल को, कंट्री ए तो बोलती है कि आपने जहाँ पे इनकम जनरेट की है ना वहाँ पे आपका टैक्स लगेगा, ठीक है। कंट्री बी बोलती है आप जहाँ के रहने वाले हो ना वहाँ पे टैक्स लगेगा। दोनों अलग अलग प्रिंसिपल्स को फॉलो कर ली हैं। इंटरनेशनल डबल टैक्सेशन के दो प्रिंसिपल्स हैं, रेजिडेंस रूल और जो सोर्स रूल है। दोनों कंट्रीज़ अलग अलग प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही है, एक फॉलो कर रही है सोर्स रूल, दूसरा रेजिडेंस रूल। तो आपके इनकम पे दो बार टैक्स लग जाएगा, एक बार ये लगा देगी, दूसरी बार ये। तब आपका मेन प्रॉब्लम आती है, मेन झगड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो एक इंडिया रेजिडेंट है जो कि अर्न करता है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन यूके में से वो पैसा कमाता है, ठीक है। तो यूके क्या करता है, टैक्स लेता है, बिकॉज पैसा वहाँ से बना है तो ये सोर्स रूल के अकॉर्डिंग ये टैक्स लेगा, ठीक है। दूसरा इंडिया टैक्स लेता है, बिकॉज ये रेजिडेंट कहाँ का है, ये इंडिया का है, तो इंडिया भी टैक्स लेगा। और ये बनी कहाँ पे है, यूके में है, तो ये भी टैक्स लेगा। जब ये दोनों टैक्स ले रहे हैं तो ये डबल टैक्सेशन सिस्टम हो गया। तो अब ये प्रॉब्लम है मेन। तो ये जो सेम इनकम है इस पर दो बार टैक्स लगा है, एक बार यहाँ पे टैक्स लगा है, दूसरी बार यहाँ पे लगा है। अब इसी को बोलते हैं डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब कंक्लूजन क्या हुआ मेन, तो इंटरनेशनल डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम जब होती है जब कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन सोर्स पे और रेजिडेंस प्रिंसिपल्स पे। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कंट्रीज़ यूज़ करते हैं कुछ ट्रीटीज लाइक DTAA मेथड्स लाइक टैक्स क्रेडिट और एग्जाम्पशंस। और ये जो मेथड्स हैं ये हम डिटेल में करने वाले हैं नेक्स्ट, इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें करने वाले, फर्दर जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उनके अंदर। तो एक बार ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ इस क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ पे हमने बात करी है इंटरनेशनल डबल टैक्सेशन की। क्या होता है जब एक इनकम पे दो बार टैक्स लगा देती हैं दो डिफरेंट कंट्री। तो ये दो प्रिंसिपल्स होते हैं इसके, एक तो सोर्स रूल, एक रेजिडेंट रूल। सोर्स रूल के अकॉर्डिंग जहाँ पे आपका पैसा बना है, जहाँ से आपकी सैलरी मिल रही है, इनकम जनरेट हुई है, वहाँ वो कंट्री टैक्स लेगी। और दूसरा है आपका रेजिडेंट रूल, उसके अंदर जहाँ पे आप रहते हो ना वहाँ वो वाली कंट्री आपका टैक्स लेगी। और इन दोनों के बीच में इशू इसलिए आता है, एक कंट्री अप्लाई करती है सोर्स रूल को और दूसरी कंट्री अप्लाई करती है रेजिडेंस रूल को, तो इसीलिए इनकम पे दो बार टैक्स लग जाता है। अब एक इंडिया का रेजिडेंट है, वो यूके में जॉब कर रहा है, तो वहाँ से पैसा आ रहा है उसके पास, तो यूके वाला बोलेगा कि सोर्स रूल के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ से पैसा बन रहा है तो हम टैक्स लेंगे। और इंडिया वाला बोलेगा कि आप इंडिया के रेजिडेंट हो, इंडिया में रहते हो, तो हम भी टैक्स लेंगे। तो दोनों टैक्स ले रहे हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम आती है इंटरनेशनल डबल टैक्सेशन की।
ठीक है। और इसको सोल्व करने के लिए कुछ मेथड्स आते हैं, जैसे DTAA और टैक्स क्रेडिट और एग्जेम्पशन रिलेटेड मेथड आते हैं। ये हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन डन। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल टैक्स एविजन। टैक्स से बचने के लिए क्या क्या कंसेप्ट हैं वो, और एक टैक्स अवॉइडेंस। दो कंसेप्ट है टैक्स से बचने के लिए, दोनों को डिस्कस करेंगे। एक लीगल है और एक इलीगल है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और वेरियस मेथड यूज़ फॉर टैक्स, कौन से मेथड्स हैं जो इन दोनों के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग, टैक्स हेवेंस और टैक्स शॉपिंग, ट्रीटी शॉपिंग। तो ये सारी, मतलब अब हमें टैक्स चार्ज कर दिया तो टैक्स से बचें कैसे। दो तरीके हैं, एक लीगल और एक इलीगल। लीगल और इलीगल हैं जिसको हम बोलते हैं टैक्स एविजन और अवॉइडेंस। तो दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखो, इंटरनेशनल टैक्सेशन होता है, इसके अंदर टैक्स पेयर ओफन ट्राई टू रिड्यूस टैक्स बर्डन। जो हमें टैक्स पेयर मतलब जो टैक्स की पेमेंट करता है इनकम के ऊपर, वो क्या करता है, वो हमेशा सोचता है कि कैसे मैं टैक्स का बर्डन कम करूं। तो ये दो तरीके से आप कर सकते हो, पहला तो टैक्स अवॉइडेंस से, और दूसरा हो सकता है आपका टैक्स एविजन से, टैक्स से बचने के लिए। तो एक लीगल और एक इलीगल, दोनों तरीके हैं। ठीक है। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब होता है लीगल मेथड, आप लीगल मेथड को यूज़ कर रहे हो रिड्यूस करने के लिए टैक्स की लायबिलिटी, जो कि आप लॉ को फॉलो कर रहे हो, जिसमें भी आप लूप होल्स हैं टैक्स के रूल्स में, उसका आप फ़ायदा उठा रहे हो, जो कि लीगल है और प्लान टैक्स सेविंग है। जैसे कि राउटिंग इनकम है थ्रू कंट्रीज़ विद लोअर टैक्स। राउटिंग जो इनकम होती है उस पर टैक्स रेट कम लगता है, तो आप उसका मेथड यूज़ करो। अब दूसरा है टैक्स एविजन, इलीगल मेथड है, जो कि जिसमें आप आपकी इनकम हाइड करो। 10 लाख इनकम है, दिखा रहे हो 5 लाख इनकम है, आप टैक्स की पेमेंट नहीं करें टाइम पे, ये इलीगल है और इससे पनिशमेंट भी मिल सकती है आपको। इसको बोलते हैं फ्रॉड और हाइड करना इनकम को। जैसे कि आपकी इनकम है, फॉरेन इनकम है, लेकिन आप उसको डिक्लेयर नहीं करो कि मेरे पास फॉरेन से भी इनकम आती, आप इनवॉइसेस फेक दिखा रहे हो। ठीक है। तो ये होता है टैक्स एविजन, जो कि इलीगल होता है। टैक्स अवॉइडेंस होता है लीगल। तो ये हमारे दो प्रिंसिपल्स हो गए टैक्स को हटाने के लिए। देखो, इनका सिंपल डिफरेंस देखें तो अवॉइडेंस का मतलब लीगल और एविजन का मतलब बच के भाग जाना इलीगल, और अवॉइड मतलब अवॉइड करना लीगल तरीके से। तो क्या मेथड्स हैं ये करने के, टैक्स अवॉइडेंस और एविजन करने के। तो सबसे पहला ट्रांसफ़र प्राइसिंग इज़ द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एसेट्स बिटवीन रिलेटेड कंपनीज इन डिफरेंट कंट्रीज। जैसे ऐसा प्राइस जो कि आपका गुड्स का है, सर्विसेज का है, एसेट्स का है, जो कि रिलेटेड है दोनों डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में। अब इनकी अच्छे से बात करें, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, मैनिपुलेट करती है प्राइसेस को शिफ्ट करने के लिए प्रॉफिट लो टैक्स पे। यहाँ पे हमारी बात करें तो जैसे हाई प्राइस होता है लो टैक्स कंट्री, मोर प्रॉफिट देयर, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का, एसेट्स का, या फिर जो भी हमारी यहाँ पे हमने बात करी है ना, ये गुड्स सर्विसेज एसेट्स, इनका जहाँ जिस कंट्री में प्राइस ज़्यादा होता है ना, वहाँ पे टैक्स कम लगता है। ठीक है। और वहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा होता है। देखो, जहाँ पे प्राइस इनका ज़्यादा है तो वहाँ पे टैक्स कम लगे, जहाँ पे प्राइस लो है तो वहाँ पे टैक्स ज़्यादा लगेगा। तो रिड्यूस करने के लिए टैक्स का बर्डन आपको ये फॉलो करना होगा। तो आप ऐसी कंट्री में रह रहे हो जहाँ पे प्राइस ज़्यादा है इन चीज़ों का, तो वहाँ पे टैक्स आपका कम लगेगा। तो ये हो गया टैक्स अवॉइडेंस करने के मेथड्स। लूप होल्स हैं आज भी। टैक्स हेवेंस का मतलब होता है आर कंट्रीज रीजन्स वेयर लो और जीरो टैक्स इज चार्ज। कुछ ऐसे इनकम होते हैं जिस पे जीरो टैक्स लगता है, और या फिर बिल्कुल कम लगता है। तो कंपनी शिफ्ट इनकम टू दीज कंट्रीज टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। कंपनीज क्या करती हैं, अपनी इनकम जो है इस कंट्री से हो रही, वो दूसरी कंट्री पे शिफ्ट कर देती कि हमने यहाँ से कमाया है, ताकि उस पर लो या फिर बिल्कुल ज़ीरो टैक्स चार्ज लगे। जैसे बैरमुडा एक है जगह, या फिर केमान आइलैंड है, जहाँ पे बहुत ही कम टैक्स लगता है या फिर जीरो टैक्स लगता है। यहाँ से क्या होता है, फॉरेन कंपनीज अट्रैक्ट होती हैं और टैक्स बेनिफिट्स के लिए होती हैं वो सिर्फ। उसके बाद है ट्रीटी शॉपिंग। ट्रीटी शॉपिंग का मतलब है यूजिंग करना एक थर्ड कंट्री का टू टेक एडवांटेजेस ऑफ टैक्स ट्रीटी बिटवीन टू अदर कंट्रीज़। आप तीसरी कंट्री का यूज़ कर रहे हो, आपने और यूएसए ने ट्रीटी साइन की थी टैक्स के लिए, लेकिन आप यहाँ पे तीसरी कंट्री का यूज़ कर रहे हो। ठीक है। ट्रीटी। इन्वेस्टर्स डज नॉट इन्वेस्ट डायरेक्टली। इन्वेस्टर्स डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करते, इंस्टेड यूज़ करते हैं वो कंट्री विद बेटर टैक्स बेनिफिट। ऐसी कंट्री का यूज़ करते हैं जिनके पास टैक्स के ज़्यादा बेनिफिट है, जहाँ पे टैक्स कम चार्ज होता है, कितनी ज़्यादा भी इनकम हो। इन्वेस्ट कर रहे हो आप इंडिया के अंदर, तो वहाँ पे आप, जैसे ये कंट्री है मैरिटियस, तो वहाँ से आप इन्वेस्ट करो ताकि आपको लोअर टैक्स रेट देने पड़ेंगे अंडर DTAA। ठीक है। तो आप ऐसी चीज़ों को, थर्ड कंट्री को अलाउ करो वहाँ पे। तो ये हो गए 3 मेथड्स टैक्स को अवॉइड और एविजन करने के लिए, ट्रीटी शॉपिंग, टैक्स हेवंस एंड
ट्रांसफ़र प्राइसिंग, ठीक है। टैक्स अवॉइडेंस और एविजन मेजर इशू है इंटरनेशनल टैक्सेशन में। गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल यूजिंग दिस GAR, ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशन, इंटरनेशनल आर्ग्यूमेंट्स लाइक BEPS। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ एडवांस रूलिंग इन इंटरनेशनल टैक्सेशन। एडवांस रूलिंग क्या है इंटरनेशनल टैक्सेशन में, एक्सप्लेन करना है। विद होल्डिंग टैक्स सिस्टम क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है इन क्रॉस बॉर्डर इनकम टैक्सेशन, ठीक है। तो पहला एडवांस रूलिंग क्या है टैक्सेशन में, दूसरा विद होल्डिंग टैक्स सिस्टम क्या है, तीसरा ये उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो हमें यही पूरा एक्सप्लेन करना है। देखो टैक्स हमें पहले करना है एडवांस रूलिंग। तो एडवांस रूलिंग का मतलब है एक सिस्टम वेयर टैक्स पेयर कैन आस्क द टैक्स अथॉरिटी इन एडवांस अबाउट द टैक्स ट्रीटमेंट और प्रपोज ट्रांजेक्शन्स। मतलब आप टैक्स पेमेंट करने वाले हो, आप टैक्स पेयर हो, इसका मतलब आप जो अथॉरिटीज़ हैं, जो टैक्स की अथॉरिटी, इनकम टैक्स अथॉरिटी, उनसे आप एडवांस में पूछ सकते हो कि क्या टैक्स की ट्रीटमेंट होगी, क्या प्रपोज ट्रांजेक्शन्स होंगी। लेट्स से आप हो ये कंपनी है, ठीक है। तो आप आपकी कंपनी से जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है उनसे पूछ सकते हो। लेट्स से आप कमाते हो 10,000 महीने के, आप उस कंपनी से पूछ सकते हो कि मेरी 10,000 इनकम पे कितना टैक्स लगेगा। लेट्स से वो कहते हैं कि 10% टैक्स लगेगा, ठीक है। तो आप एडवांस में ये चीज़ पूछ रहे हो कि 10% टैक्स लगेगा, वो बता रहे हैं, ठीक है। तो मतलब 1,000 रुपये आपका टैक्स लगेगा, ये उन लोगों ने बता दी। ये क्या है, एडवांस रूलिंग। एडवांस में ही आपने रूल कर लिया, पूछ लिया। इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या से क्या टैक्स मिलेगा, ठीक है, टैक्स देना है। इससे आपको ये नहीं रहेगी कि 1,000 रुपये, ओ माई गॉड इतनी ज़्यादा, अनसर्टिनिटी नहीं रहेगी, आपको पहले से पता है। आप फ्यूचर टैक्स में कोई डिस्प्यूट भी नहीं होंगे, आप पहले ही पेमेंट कर दोगे। और ये बाइंडिंग होता है दोनों पे, टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटी पे, बहुत सारे केसेस के अंदर। फॉरेन कंपनी है प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया, वो एक कोई भी फॉरेन कंपनी है, ठीक है, XYZ लिमिटेड, जो कि प्लान कर रही है कि वो इन्वेस्ट करना चाहती है इंडिया के अंदर। कैन आस्क, वो पूछ सकती है कि उसकी इनकम पे टैक्स कितना लगेगा। जैसे कि ये एक फॉरेन कंपनी है, वो ये इंडिया है, इंडिया के अंदर आना चाहती है, ठीक है। तो वो पूछ सकती है इंडिया की अथॉरिटीज़ से, ये अथॉरिटीज़ हैं इनसे वो पूछ सकती है कि कितना टैक्स चार्ज करोगे मेरी इतनी इनकम के ऊपर, ताकि वो आए इंडिया के अंदर या नहीं। बिकॉज अगर टैक्स ज़्यादा चार्ज कर रहे हो तो वो लोग नहीं आएंगे, टैक्स कम चार्ज कर रहे हो तो ऑफ कोर्स दे कैन केम। तो यहाँ पे वो पूछ सकती है एडवांस के अंदर, तो इसको बोलते हैं एडवांस रूलिंग। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस क्या है इस एडवांस रूलिंग की। तो सबसे पहले रिड्यूस करती है लिटिगेशन, दूसरी प्रोवाइड करती है सर्टेनिटी कि आपको पता होगा कि कितना टैक्स लगेगा, क्या क्या। हेल्प्स करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि वो प्लान कर सकते हैं। अब उनको पता होगा कि इतना टैक्स ये लोग लेंगे, तो वो प्लान कर सकते हैं कि उनको आना चाहिए नहीं। आपकी ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करती है इंटरनेशनल टैक्सेशन में। आपको पहले से आप इनकम टैक्स अथॉरिटी से कंसल्ट कर सकते हो, तो आपको पता होगा कि कितना क्या टैक्स लेने वाले हैं, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। दूसरा जो कंसेप्ट था इसी क्वेश्चन में, वो था विद होल्डिंग टैक्सेशन सिस्टम। तो इसका मतलब है टैक्स इज डिडक्टेड एट द सोर्स ऑफ इनकम पेमेंट। टैक्स डिडक्ट तो कर दिया, माइनस कर दिया कहाँ पे, सोर्स ऑफ इनकम पेमेंट। आपने इंस्टेड ऑफ पेइंग फुल इनकम टू द रिसीवर, रिसीवर को फुल इनकम नहीं पे की, आपने द पेयर डिडक्ट टैक्स एंड डिपॉजिटेड गवर्नमेंट। जैसे कि आपकी कंपनी है XYZ लिमिटेड, आपकी सैलरी है 10,000 रुपये, ठीक है, लेकिन सब एम्प्लॉयज़ की सैलरी है 10-10 हज़ार। तो क्या होता है, टोटल सैलरी मिल गई, लेट्स से आपकी 10,000 मिल गई, 100 रुपये सैलरी है, 10,000 बन गई, ठीक है। अब क्या करती है इनकम टैक्स, बोलती है कि 10% हम लोग टैक्स लेंगे। तो कंपनी बोलती है, आपकी कंपनी बोलती है कि हम सबका टैक्स पेमेंट खुद ही कर देंगे। तो मतलब सबकी में से 1,000 रुपये दे देंगे, ठीक है। तो कितने बच गए अब, 9,000 रुपये, 9,000 बच गए। 1,000 रुपये के तो टैक्स दे दिया इन लोगों ने, तो अब 9,000 सैलरी दे देंगे ये सबको, ठीक है। तो क्या होगा, ये विद होल्डिंग टैक्स सिस्टम होगा, जहाँ पे पहले से टैक्स पेमेंट करती है। देखो इंस्टेड ऑफ पेइंग फुल इनकम, आपको फुल इनकम नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको 10,000 रुपये नहीं मिल रहे। क्यों, क्योंकि पेयर ने डिडक्ट कर दिया टैक्स, पहले से ये टैक्स माइनस कर दिया और वो गवर्नमेंट के पास भेज दिया। ये आपने डिपॉजिट कर दिया किसके पास, गवर्नमेंट के पास। तो आपको कितनी मिली, फुल पेमेंट नहीं मिली, आपको 9,000 रुपये मिले, ठीक है, क्योंकि आपका सैलरी का जो टैक्स था वो पहले पे कर दिया। तो इसको बोलते हैं विद होल्डिंग टैक्स सिस्टम। ये काम कैसे करता है, हम इसकी बात करें तो देखो, कंपनी इन कंट्री ए, कोई कंट्री है, जैसे कि हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे कोई कंपनी है, वो पे करती है इनकम टू द पर्सन कंट्री बी, USA में पे करती है किसी को। कंपनी डिडक्ट टैक्स बिफोर पेमेंट, वो है ना, जैसे आपकी 10,000 की इनकम है, उसमें से आपका टैक्स घटा देती है पेमेंट से पहले, तो 9,000 की इनकम बच गई।
रिमेनिंग अमाउंट इज़ पेड टू रिसीवर, ये जो 9,000 रुपये है, रिमेनिंग अमाउंट कितनी है, 9,000 रुपये, वो पे कर दिया जाता है रिसीवर को, ठीक है। टैक्स सेंड टू गवर्नमेंट, और जो ये 1,000 रुपये हैं ये तो गवर्नमेंट को भेज दिया जाता है, और ये जो 9,000 है ये रिसीवर को भेज दिया जाता है। तो ऐसे ये काम करता है विद होल्डिंग टैक्स सिस्टम, ठीक है। एग्जाम्पल और भी हैं इसमें, जैसे कि इंडिया पे करती है रॉयल्टी टू फॉरेन कंपनी, जिसमें 1 लाख की आपकी पेमेंट है, जिसमें से 10% आपका टैक्स देना है, तो घटा दिया 10,000 की टैक्स घटा दिया, तो 90,000 आपको पेमेंट मिलेगी कंपनी को, और उसके जो ये 10,000 है ये गवर्नमेंट को चल जाएंगे। तो ये है विद होल्डिंग टैक्स पेमेंट सिस्टम। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एक तो कलेक्शन ऑफ टैक्स हो जाएगा, उसके सोर्स पे गवर्नमेंट के पास टैक्स चल जाएगा, क्या पता वो एविजन कर ले वहाँ से। इससे एक तो एविजन नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि आपकी जो कंपनी है वो दे रही है पैसा टैक्स का, तो यहाँ पे कंपनी पे लायबिलिटी है, वो पर्सन कैसे एविजन करेगा, वो बच नहीं पाएगा। दूसरा, यहाँ पे ईजी मॉनिटरिंग होती है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की, रिस्क कम हो जाता है कि आपको पेमेंट नहीं आएगी टैक्स की। तो देखो, एडवांस रूलिंग आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करती है ट्रांजेक्शन से पहले। विद होल्डिंग क्या करता है, टैक्स कलेक्शन ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन, दोनों इंपॉर्टेंट टूल है स्मूथ इंटरनेशनल टैक्सेशन के लिए। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स यूज टू एलिमिनेट इंटरनेशनल टैक्स डबल टैक्स। अब हमने देखा था कि प्रॉब्लम है, डबल टैक्स लग रहा है हमारी इनकम के ऊपर, इंटरनेशनल डबल टैक्सेशन। तो अब इसको हटाएं कैसे, प्रॉब्लम को कैसे एलिमिनेट करें, ठीक है। तो इसमें कुछ मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड है एक्सेम्पशन मेथड, दूसरा टैक्स क्रेडिट मेथड, तीसरा टैक्स पेयरिंग क्रेडिट मेथड, ठीक है। ये मेथड्स हैं, इसको डिस्कस करना है विद एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे क्या था, टैक्स को कैसे बचाएं, मतलब जो इंटरनेशनल टैक्सेशन हो रहा है हमारे यहाँ पे ये डबल टैक्स चार्ज हो रहा है, इससे कैसे बचे। 3 मेथड है यहाँ पे, एक्सेप्शन, टैक्स क्रेडिट और टैक्स पेयरिंग मेथड। तो देखो, इंटरनेशनल डबल टैक्सेशन क्या हो रहा है, जब सेम इनकम पे 2 बार 2 कंट्रीज टैक्स लगा दे। इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए कंट्री यूज करती है डिफरेंट मेथड्स। एक्सेप्शन मेथड में क्या होता है, अंडर दिस वन कंट्री कम्प्लीटली एक्सेप्ट फ्रॉम फॉरेन इनकम टैक्स, एक कंट्री टैक्स नहीं लगाती, बिल्कुल हटा देती है वो। इनकम इज टैक्स ओनली वन कंट्री, एक कंट्री टैक्स लगाएगी जो कि सोर्स कंट्री मतलब जहाँ पे आप लोगों ने इनकम जनरेट की है, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों की इनकम आई है, जैसे सैलरी आपने कहाँ से ली है, तो वहाँ पे वो कंट्री लगाएगी। रेजिडेंस कंट्री का यहाँ पे कोई टैक्स नहीं होता, ठीक है। एन इंडियन रेजिडेंट अर्न इनकम, देखो एक कोई भी इंडिया का इंसान है, जैसे मैं हूँ इंडिया की, ठीक है, मैं यूके में काम करती हूँ, वहाँ पे मुझे सैलरी मिलती है, ठीक है। तो क्या होगा, हम सैलरी यूके में मिलती है, तो टैक्स मेरा कहाँ पे लगेगा, वो यूके के अंदर ही लगेगा, बिकॉज मुझे सैलरी वहाँ से मिल रही। इंडिया वाले मेरा टैक्स नहीं लेंगे, बिकॉज मैं रेजिडेंट हूँ यहाँ की, वो टैक्स नहीं लेंगे। सोर्स रूल के अकॉर्डिंग कौन लेता है, जहाँ से आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है। टैक्स ओनली इन वन कंट्री, सिर्फ वन कंट्री में लगेगा, तभी तो डबल टैक्सेशन है, ठीक है। उसके बाद है टैक्स क्रेडिट मेथड। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंडर क्या होता है, रेजिडेंट कंट्री टैक्स लेती है, वहाँ पे कौन थी, सोर्स कंट्री ले रही थी जहाँ से आपको पैसा बना। रेजिडेंट कंट्री जहाँ पे आप रहते हो, तो मैं इंडिया की रेजिडेंट हूँ, मुझे यूके से सैलरी मिली, तो रहती कौन पे हूँ, ये इंडिया के अंदर, तो मुझे टैक्स कौन चार्ज करेगा, इंडिया करेगा। ग्लोबल इनकम बट क्रेडिट फॉर टैक्स पेमेंट फॉरेन कंट्री के अंदर। इनकम टैक्स इन बोथ कंट्रीज, डबल टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए ये क्रेडिट सिस्टम आया। एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे इसका एग्जांपल है, जैसे पे टैक्स इन बोथ, दोनों में टैक्स पे करो बट बाद में एडजस्ट कर लो। कैसे, जैसे इनकम टैक्स इन फॉरेन कंट्री 10,000, 1 लाख इनकम है, उस पर आपका 10,000 फॉरेन कंट्री में टैक्स लग गया, ठीक है। फिर आपके होम कंट्री में 15,000 लग गए, फिर क्रेडिट आपको 10,000 का मिल गया, फाइनल टैक्स आपने 5,000 का दिया, ठीक है। कैसे, अब इसको अगर डिटेल में समझना है तो देखो, आपकी इनकम है 1 लाख रुपए, ओके, 1 लाख पे 10% टैक्स लगता है, तो 10,000 रुपये। अब आपकी फॉरेन कंट्री में 10% लगता है, लेकिन यहाँ पे कुछ और अमाउंट लगते हैं जो कि 15,000 निकल के आ रही है, तो 15,000 यहाँ पे लगती हैं, 10,000 वहाँ पे लिखती हैं, ठीक है। तो आपको दोनों थोड़ी ना पेमेंट करनी, आपको इनमें से माइनस करके एक पेमेंट करनी है, 5,000 रुपये बच गए, तो आपको टैक्स कितना पे करना होगा, 5,000 रुपये। तो टैक्स तो पे करना है दोनों का, एक बार तो दोनों करना, लेकिन जब एडजस्ट करोगे लास्ट में तो वो ये है, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड मेथड आता है
आपका टैक्स स्पेयरिंग क्रेडिट मेथड। यहाँ पे क्या होता है, टैक्स एडवांस में पेमेंट किया जाता है। दिस इज़ एन एडवांस फॉर्म ऑफ टैक्स क्रेडिट मेथड, जहाँ पे होम कंट्री गिव यू क्रेडिट फॉर टैक्स दैट वाज नॉट एक्चुअली पेड इन फॉरेन कंट्री ड्यू टू टैक्स इनिशिएटिव। इसको हम बाद में देखें, पहले हम ये एक्सप्लेन करते हैं। जैसे फॉरेन कंट्री आपको टैक्स एक्सेम्पशंस देती हैं, बट होम कंट्री स्टिल गिव यू क्रेडिट एज इफ़ इट वाज पेड। क्या होता है, कंपैरिजन में बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सिर्फ एक कंट्री में टैक्स देना था एक्सेम्पशन मेथड में, जहाँ पे सोर्स वाली कंट्री थी जहाँ से आपको पैसा मिला। क्रेडिट मेथड में आपको दोनों कंट्री में देना है, लेकिन बाद में उसको एडजस्ट कर सकते हो, जो कि रेजिडेंस रूल पे। टैक्स पेयरिंग मेथड में क्रेडिट गिवन इवन फॉर टैक्स नॉट एक्चुअली पेड। आपने टैक्स तो देना है दोनों को, लेकिन पे नहीं किया जाएगा वो एक्चुअल में, ठीक है। यहाँ पे देखो, हेयर द होम कंट्री गिव्स क्रेडिट फॉर टैक्स। होम कंट्री आपको क्रेडिट देती है टैक्स के लिए, दैट वॉज नॉट एक्चुअली पेड इन फॉरेन कंट्री, जो कि फॉरेन कंट्री में पेमेंट नहीं होगी, बिकॉज आपको टैक्स इंसेंटिव्स मिल रहे हैं इस मेथड के अकॉर्डिंग, इसीलिए ये एडवांस मेथड माना जाता है, ठीक है। तो आपका ये हो गया, हेल्प करते कंपनीज को बेनिफिट फ्रॉम टैक्स हॉलीडेज, तो ये हो गया। उसके बाद 3 मेथड हो गए टैक्स से डबल टैक्सेशन को हटाने के लिए। इंटरनेशनल डबल टैक्सेशन की जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हमने 3 मेथड देख लिए। 3 मेथड से हमारे पास यहाँ पे इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए। और ये प्रॉब्लम क्यों थी, एक इनकम पे 2 बार टैक्स चार्ज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, फीचर्स, बेनिफिट्स डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट की DTA। मैंने बात की थी इंटरनेशनल डबल टैक्सेशन होता है। अब उसको आप जब लोग उसको हटाते हो तो उसके लिए आपको कुछ मेथड्स फॉलो करना होता है। मेथड्स हमने देखा, ये 3 मेथड थे। उसके साथ साथ एक एग्रीमेंट भी होता है जो कि है DTAA एग्रीमेंट, ठीक है, या फिर GAA एग्रीमेंट। इसकी हम बाद में बात करेंगे, यहाँ पे पहले ये बात करते हैं इस एग्रीमेंट की। तो इस एग्रीमेंट को डिटेल में डिस्कस करना है, बिकॉज शॉर्ट नोट भी आ सकता है और वैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस टाइप के एग्रीमेंट को हमें डिटेल में डिस्कस करना होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, हम बात करते हैं DTAA क्या है। इसकी फुल फॉर्म है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। मतलब जो डबल टैक्स हो रहा है, टैक्सेशन अवॉइड करना है, वो डबल टैक्सेशन, उसके लिए हमने एग्रीमेंट किया। आर ट्रीटीज़, ऐसी ट्रीटीज़ जो कि 2 कंट्रीज़ के बीच में टैक्स वो साइन की जाती हैं। क्यों अवॉइड करना है टैक्सेशन द सेम इनकम ट्वाइस। 10,000 की इनकम है, उस पर 2 बार टैक्स लग गया, ठीक है। उसको अवॉइड करने के लिए 2 बार टैक्स को आपको एग्रीमेंट करना होगा, एग्रीमेंट साइन करना होगा। तो वो एग्रीमेंट क्या है, वो एग्रीमेंट है DTAA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट डिसाइड करती है जिस कंट्री को राइट है टैक्स स्पेसिफिक इनकम पे। जैसे इंडिया के पास DTAA है कंट्रीज़ में, लाइक USA, UK और मेरिटोमेस एक्सेट्रा। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव क्या है इस चीज़ के, क्या ऑब्जेक्टिव, क्यों ज़रूरी है। तो इससे एक तो डबल टैक्स नहीं लगेगा आपकी इनकम पे, दूसरा क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट हो सकती है, आपको टेंशन नहीं रहेगी कि यहाँ पे टैक्स डबल लगेगा। आप टैक्स से बच के नहीं भाग सकते, लीगल तरीके और इलीगल तरीके से भी। और प्रोवाइड टैक्स, आपको पता होगा कि इतना पेमेंट तो करनी ही है टैक्स की, तो सर्टेनिटी रहेगी, कंसर्टेनिटी नहीं बनेगी उस चीज़ की। अब फीचर्स क्या है, तो देखो सबसे पहला फीचर ये है, क्लियरली आपको डिफाइन करता है कि किस कंट्री को राइट है टैक्स लेने का। सिर्फ ओनली 1 कंट्री को राइट होता है, ओनली 1 कंट्री, तो सभी कंट्री आपके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। दूसरा, रिड्यूस करता है विद होल्डिंग टैक्स रेट, जैसे डिविडेंड इनकम रॉयल्टी वगैरह। तीसरा, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करता है, जैसे यहाँ पे इंटरनेशनल डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम आ रही है तो इसको प्रॉब्लम को सोल्व करता है। फिर इंक्लूड करता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टैक्स अथॉरिटी। एक कंट्री है, वहाँ से दूसरी कंट्री के बीच में जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, इनकम टैक्स जो अथॉरिटी, उनके बीच में एक्सचेंज हो सकती है इंफॉर्मेशन इफ़ इट इज़ नेसेसरी। देन बेनिफिट्स क्या हैं इसके, सबसे पहले तो टैक्स बर्डन को कम करता है, बिकॉज दो कंपनी चार्ज नहीं करेंगी टैक्स। दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बिकॉज आपको ये टेंशन नहीं लगेगी कि टैक्स दोनों कंपनी चार्ज करेंगी, एक ही करेगी, ठीक है। आपके जो टैक्स डिस्प्यूट्स हैं इंटरनेशनल डबल टैक्सेशन के अकॉर्डिंग, तो उनको सेटल करता है। इम्प्रूव करता है आपकी इकोनॉमिक कोऑपरेशंस बिटवीन 2 कंट्रीज। अब बाइलेटरल टैक्स ट्रीटी, अब मैंने बात करी थी DTAA और उसके साथ साथ कुछ ट्रीटीज़ हैं, तो ये है बाइलेटरल टैक्स ट्रीटी। इसके ये एग्रीमेंट है बिटवीन 2 कंट्रीज़ ओनली, सिर्फ 2 कंट्री। बाइलेटरल मतलब 2, यहाँ पे बाई है, बाई का मतलब होता है 2। यहाँ पे एक सेकेंड, ये क्या हो गया, यहाँ पे बाई का मतलब होता है 2। और अगर बात करें मल्टीलेटरल, तो मल्टीलेटरल का मतलब 2 या 2 से 3 या 3 से ज़्यादा और 3 और मोर, ठीक है, मल्टी।
तो यहाँ पे बात करते हैं बायलैटरल की। इसका ये एग्रीमेंट है बिटवीन दो कंट्रीज़ के बीच में, जैसे इंडिया और यूके के बीच में DTA, जो कि डिसाइड करती है टैक्सेशन की किसको राइट है, इंडिया लेगी या फिर यूके, कौन टैक्स लेगा। इससे क्या होगा, दोनों टैक्स नहीं ले पाएंगे किसी की सैलरी प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है। तो अब मल्टीलैटरल का मतलब इसमें 3 या 3 से 2 या 2 से ज़्यादा ट्रीटी वो कंट्री इन्वॉल्व होती हैं, जिसका नाम है OECD मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट MLI। इससे क्या होता है, मल्टीपल टैक्स ट्रीटी एक बार हो जाती है और इससे टैक्स से आप बच नहीं सकते ग्लोबली तरीके से। कंक्लूजन ये है, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, अभी तक पढ़ा वही कंक्लूजन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन OC। अभी हमने मेथड देखा था, यहाँ पे देखो, ये भी हमने डबल बाईलेटरल का कर लिया, ठीक है, जो कि है DTA। अभी बात है मल्टीलेटरल की। तो मल्टीलेटरल पे क्या है, OECD, ये रहा मल्टीलेटरल पे OECD। तो अभी इसको डिटेल में करना है। तो देखो, एक्सप्लेन करना है OECD मॉडल को और UN को। जो मॉडल है, 2 मॉडल है, एक OECD मॉडल है, एक यूनाइटेड नेशन का मॉडल। दोनों का एक्सप्लेन कंपेयर करना है, दोनों क्या डिफरेंस है और उनकी इंपॉर्टेंस बतानी है फार्मिंग टैक्स ट्रीटीज़ के बीच में। तो पहला मॉडल देखते हैं, OECD मॉडल। तो OECD मॉडल एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है टैक्स के लिए, जो कि डेवलप किया गया था OECD कंट्रीज़ ने, जो मेनली डिज़ाइन किया गया था ताकि हम अवॉइड करें डबल टैक्सेशन, ठीक है, और प्रमोट करें हम इन्वेस्टमेंट। डबल टैक्सेशन अवॉइड होगा तो हम इन्वेस्ट करना चाहेंगे, बिकॉज टैक्स कम लग रहा है, तो टैक्स कम लगेगा तो हम क्या चाहेंगे, इन्वेस्ट, और इन्वेस्ट से क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। तो ये हमारा कॉरपोरेशन जो है वो भी बढ़ेगा बिटवीन 2 कंट्रीज़, ओके। अगर इफ़ मोर टैक्सिंग राइट्स गिव यू कंट्री, लाइक इट गिव्स यू मोर टैक्सिंग राइट टू द कंट्री ऑफ रेजिडेंस। जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का टैक्स लगेगा। जैसे आप जो यूके में लेकिन रहते हो आप इंडिया के अंदर, तो इंडिया टैक्स लेगी आपके इनकम के ऊपर। टैक्स बर्डन रिड्यूस करता है। कंपनी कॉमनली फॉलो किया गया था डेवलप्ड कंट्री के लिए, जो डेवलप्ड थी उस टाइम पे। देखो, एक कंपनी है जो कि इफ़ ए कंपनी इज़ रेजिडेंट इन यूके में वो कंपनी है, लेकिन उसकी इनकम आ रही है दूसरी कंट्री से, जैसे कि यूके के अंदर कोई कंपनी है, ठीक है, लेकिन इनकम आ रही है लेट्स से इंडिया से। तो रेजिडेंस कंट्री कौन सी है, ये है, लेकिन सोर्स रूल कहाँ पे है, ये सोर्स कंपनी है। तो टैक्स कौन देगा, OECD मेथड के अकॉर्डिंग टैक्स कौन देगा, ये देगा। जहाँ पे वो रेजिडेंस, जहाँ पे वो रहती है ना, वो टैक्स लेगी। यूके आपकी कंपनी पे टैक्स लेगा। फिर है UN मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, डिज़ाइंड डेवलप कंट्री के लिए डिज़ाइन किया गया था। ये आपको गिव करता है मोर इम्पोर्टेंस टू सोर्स कंट्री। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग टैक्स कौन लेगा, इसके अकॉर्डिंग लेगी आपकी इंडिया टैक्स। UN मॉडल के अकॉर्डिंग जो सोर्स कंट्री है वो टैक्स लेगी, लेकिन जो ये हमारा OECD मॉडल के अकॉर्डिंग रेजिडेंस कंट्री टैक्स लेगी। ये हेल्प करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को ताकि मोर टैक्स रिवेन्यू कर सके। टैक्स बेस को प्रोटेक्ट करता है। फेवरेबल सोर्स कंट्रीज़ के लिए ये ज़्यादा है। इफ़ एक फॉरेन कंपनी अर्न करती है इनकम इंडिया से, इंडिया सोर्स कंट्री है, तो वो टैक्स लेगी। जैसे कि आप हो, ये आपकी कंपनी है, ये आप यूके के हो, लेकिन आपकी कंपनी पैसा कमा रही है इंडिया से, ये इंडिया से पैसा कमा रही है, तो टैक्स कौन लेगा, ये लेगी, सोर्स लेगी। जहाँ से पैसा आप कमा रहे हो वो कंट्री सोर्स लेगी, तो टैक्स लेगा इंडिया। तो देखो, 2 मेथड थे यहाँ पे, एक OECD मेथड और दूसरा UN मेथड। तो ये रेजिडेंस कंपनी, जहाँ पे आप रहते हो ना, जहाँ पे आपकी कंपनी है, वो टैक्स लेगा। UN मॉडल के अकॉर्डिंग जहाँ से आप पैसा कमा रहे हो ना, वो टैक्स लेगा। सोर्स में जहाँ से आप पैसा कमा रहे हो, और OECD का मतलब रेजिडेंस मतलब जहाँ पे आप रहते हो। तो अब टैक्स ट्रीटीज़ हैं ये OECD और DTA और UN वाला, तो ये सारी टैक्स ट्रीटी। इनका इंपॉर्टेंस क्या है टैक्स ट्रीटीज़ का, पहला, ये डबल टैक्सेशन सिस्टम को अवॉइड करती हैं, इससे आपको हेल्प मिलती है। एक आपके ये स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करती है बिटवीन 2 कंट्रीज रिलेटेड टू टैक्स। प्रमोट करती है इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है टैक्स की राइट हो कि किसको कितना टैक्स पे राइट है। कंक्लूजन है, ये आप पढ़ सकते हो। तो आप कंक्लूजन पढ़ो तब तक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो सब्जेक्ट आप ऐसे ही हवा बना रहे थे, इसको बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, मतलब कुछ है ही नहीं इस सब्जेक्ट में, तो ये आपको 2 बार मतलब एटलीस्ट
एक बार दो बार पढ़ लोगे तो समझ आ जाएगा। और मैं तो इस तरीके से आपको रिलेट करके समझा रही हूँ, पहले क्वेश्चन को सेकंड के साथ, सेकंड को थर्ड के साथ, तो ऐसे करके समझ जाओगे। तो आप क्या करो, अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो क्या करो, नोटबुक लो और जो जो पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ उनको लिखो, सारे क्वेश्चंस को नहीं, सारे आंसर्स को नहीं, ओनली पॉइंट्स। एंड देन जब आप सेकंड टाइम देखो उससे पहले उस पॉइंट्स को पढ़ो और फिर से इस वीडियो को देखो, या तो मेट्रो में देख लो या फिर ऐसे देख लो, जब भी टाइम मिले तब भी देख लेना और एक बार पीडीएफ को गो थ्रू कर लेना तो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे है एक्सप्लेन करना है ट्रांसफ़र प्राइसिंग रेगुलेशन इंडिया के अंदर कैसे हैं, डिस्कस आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल, ट्रांसफ़र प्राइसिंग मेथड, कॉम्प्लाइंस प्रोसीजर और एडवांस प्राइसिंग, ये सब मेथड्स डिस्कस करने। देखो यहाँ से आपका शॉर्ट नोट आ सकता है, आर्म लेंथ प्रिंसिपल क्या होता है, दे कैन आस्क दिस शॉर्ट नोट। ओके, तो मीनिंग क्या होता है ट्रांसफ़र प्राइसिंग का, ट्रांसफ़र प्राइसिंग रेफर्स टू प्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंटेंजिबल एसेट्स एक्सचेंज हुए हैं जो रिलेटेड और एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज दो कंट्रीज़ के बीच में। मल्टीनेशनल कंपनी जिसको हम बोलते हैं एमएनसी, वो एलोकेट करती है प्रॉफिट अक्रॉस कंट्रीज, बट समटाइम्स वो मैनिपुलेट करती है और टैक्स लायबिलिटी को कम कर देती है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग जब अपने गुड्स और सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करे, जब जो प्राइस लगा वो, जैसे अगर किसी कंट्री में हाई प्राइस लगा तो वहाँ पे टैक्स क्या होगा, हाई होगा। अगर प्राइस कम लगा तो वहाँ पे क्या होगा, टैक्स कम होगा। तो आप किस कंट्री में जाना चाहोगे, इस कंट्री में जहाँ पे टैक्स कम होगा। ठीक है, तो आर्म लेंथ प्रिंसिपल क्या होता है, आर्म लेंथ प्रिंसिपल ये होता है कि कोर प्रिंसिपल है ट्रांसफ़र प्राइसिंग का। इसका मतलब क्या है, ट्रांजेक्शन बिटवीन रिलेटेड पार्टी शुड बी प्राइस्ड एज इफ़ दे वर बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड थर्ड पार्टी इन फ्री मार्केट। मतलब जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं रिलेटेड पार्टीज़ के बीच में, उनके ऊपर प्राइस्ड होना चाहिए। और अगर इफ़ दे वर बिकम इंडिपेंडेंट, अगर वो इंडिपेंडेंट हो गई थर्ड पार्टी की तरह फ्री मार्केट में, तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इसलिए वो प्राइस्ड होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रॉफिट जो शिफ्ट हो रहा है उससे क्या हो, फेयर टैक्स तो मिलेगा। यहाँ से प्रॉफिट आप जब वहाँ भेज रहे हो तो जहाँ पे आपके हाई प्राइस हैं तो उस कंट्री में क्या होगा, हाई टैक्स लगेगा। ठीक है, और जहाँ आपके लो प्राइस हैं तो उस कंट्री में क्या होगा, आपको लो टैक्स देना पड़ेगा। तो आम प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको प्राइस तो देना पड़ेगा रिलेटेड पार्टीज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, ट्रांसफ़र प्राइसिंग मेथड जो कि इंडिया में फॉलो होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, तो एक सेकेंड, ट्रांसफ़र प्राइसिंग मेथड तो ये क्या है, इंडिया के अंदर फॉलो होता है। इसके अंदर है इंडियन टैक्स लॉ एक्सेप्टेड डिफरेंट मेथड्स टैक्स को डिटरमाइन करने के लिए। ये प्राइस क्या रहेगा उसको डिटरमाइन करने के लिए इंडिया टैक्स लॉ ने बहुत सारे मेथड्स अडॉप्ट किए, जिसमें सबसे पहला मेथड है कंपेरेबल कंट्रोल्ड प्राइस, दूसरा है रीसेल प्राइस, तीसरा है कॉस्ट प्लस, चौथा है प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। ठीक है, और उसके बाद एक और है जो कि है ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड। पहला है कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस CPO, दूसरा है रीसेल मेथड, फिर है कॉस्ट प्लस मेथड, देन प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, देन ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड। तो जो पहला मेथड है इसके अकॉर्डिंग आपको मार्केट प्राइस से कंपेयर करना होगा। जो आपको प्राइस सेट करना है उसको मार्केट प्राइस से कंपेयर करो कि मार्केट में कितना प्राइस है। रीसेल में आप रीसेल देखो कि आप इस चीज़ को दोबारा से बेचते हो तो कितना प्राइस बन रहा है। कॉस्ट प्लस में आपकी जो कॉस्ट है उसके साथ आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, कितना 10% चाहिए तो उसको ऐड करो और जो प्राइस आता है वो डिसाइड करो। स्प्लिट कंबाइंड जो आपका प्रॉफिट है उसको दो भाग में काट दो और फिर वो सेट कर दो। TNM में क्या होता है, आपके नेट प्रॉफिट की मार्जिन कितनी है, जो मेन मार्जिन है उसके अकॉर्डिंग इसको सेट करो। तो ये क्या है, ये ट्रांसफ़र प्राइसिंग मेथड। जो आप प्राइस को ट्रांसफ़र गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफ़र कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, तो उस पर कितना प्राइस लगेगा उसको डिटरमाइन करने के ये मेथड्स हैं। नाउ हमारे पास है नेक्स्ट जो है ट्रांसफ़र प्राइसिंग की रेगुलेशंस क्या है इंडिया के अंदर। हमने मेथड्स देख लिए, नाउ वी हैव टू सी कि क्या क्या रेगुलेशंस इंडिया के अंदर है। सबसे पहले इंडिया के अंदर स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। ये किसके अंदर आता है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आता है, जो कि सेक्शन 92 और 92F के अंदर गवर्न करती है ट्रांसफ़र प्राइसिंग को। ये अप्लाई होता है इंटरनेशनल और ट्रांजेक्शन्स में जो कि कंपनीज़ के बीच में होती हैं। दूसरा रिक्वायर करता है मेंटेनेंस ऑफ डॉक्यूमेंट, आपको डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, जस्टिफिकेशन भी चाहिए प्राइसिंग की कि आप क्या क्यों मेंटेन करें। तीसरा टैक्स अथॉरिटीज़ एडजस्ट कर सकते हैं इनकम को अगर प्राइसिंग आर्म लेंथ के अकॉर्डिंग नहीं है तो।
ठीक है। तो ये ट्रांसफ़र प्राइसिंग की रेगुलेशंस है इंडिया के अंदर। फिर पांचवा है क्या प्रोसीजर फॉलो होती है इंडिया के अंदर, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर जो कि फॉलो करनी पड़ती है। सबसे पहले आपको मेंटेन ट्रांसफ़र प्राइसिंग डॉक्यूमेंट, सबसे पहले जो प्राइसिंग की डॉक्यूमेंट है, ट्रांसफ़र प्राइसिंग की डॉक्यूमेंट, उसको आपको बना के रखना होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर सबमिट फॉर्म करनी होगी 3CEB, इसको याद कर लेना आप, एक्चुअली आप समझ नहीं पाओगे बिकॉज ये लेंथी प्रोसीजर है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उस प्राइस को जस्टिफाई करना पड़ेगा, देन सपोर्ट करना पड़ेगा ट्रांजेक्शन्स को कि आपने ये एविडेंस है, ठीक है। अगर बेसिकली इसकी बात करूँ तो देखो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे, तो एक सेकेंड, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स बनानी पड़ेंगी, ठीक है। दूसरी उसके बाद आपको सबमिट करनी पड़ेगी 3CEB की रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट आप जिसको बोल सकते हो। फिर आपको सबमिट करने के बाद जस्टिफाई करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको एविडेंस प्रूफ दिखाने पड़ेंगे। तो बस ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है आपको ये याद करनी। उसके बाद एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या होता है। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटी, मतलब टैक्स पेयर आपकी कंपनी और टैक्स पेयर अथॉरिटी जो कि इनकम टैक्स अथॉरिटी है, उनके बीच में होता है। फिक्स ट्रांसफ़र प्राइसिंग मेथड इन एडवांस, आप एडवांस में पूछ ले हो कि हम ट्रांसफ़र करें इन चीज़ों को, तो आप कितना टैक्स लेने वाले हो एडवांस में। इससे क्या होगा, फ्यूचर में आपके डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, मल्टीपल ईयर्स के लिए वैलिड रहेगा। और यूनिलेटरल और बायलेटरल, एक कंट्री से दो कंट्री, बायलेटरल यूनिलेटरल सिर्फ एक कंट्री से। तो इसमें अगर कंपनी एग्री करती है कि टैक्स अथॉरिटी दैट इट विल यूज़ TNM मेथड फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, तो हाँ वो कर सकती है। उसके बाद ये कंक्लूजन है। फिर है डिस्कस एंटी अवॉइडेंस मेजर्स इन इंटरनेशनल टैक्सेशन, क्या क्या टैक्स को अवॉइड करने के मेजर्स हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन में, एक्सप्लेन करना है। GAAR जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, एंटी ट्रेटी एब्यूज़ प्रोविजंस, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंट्रीज। तो देखो एंटी अवॉइडेंस के यहाँ पे मेजर्स क्या क्या हैं। तो अगर बात करें हम एंटी अवॉइडेंस के मेजर्स, तो वो है लीगल प्रोविजंस जो कि गवर्नमेंट यूज़ करती है टैक्स पेयर को प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉम आर्टिफिशियल अरेंजमेंट्स, जिससे टैक्स लायबिलिटी कम हो सके इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के अंदर। मतलब टैक्स को अवॉइड करने के ये तरीके हैं जो कि लीगल हैं, इलीगल नहीं। ये रूल्स टैक्स सिस्टम के नॉट मिसयूज़, ये टैक्स को जो टैक्स का सिस्टम जो कि इंडिया में बनाया हुआ है टैक्स अथॉरिटीज़ ने, उसको मिसयूज़ नहीं करता, बल्कि उसके जो लूप होल्स हैं, जो चीज़ें वहाँ पे मेंशन नहीं है, उनका फ़ायदा उठाता है ये, ठीक है। उसके बाद है जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, ये क्या है। तो जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल्स एक सेट है बोर्ड रूल्स का जो कि अलाउ करता है टैक्स अथॉरिटीज़ का कि वो डिनाई कर सकते हैं टैक्स बेनिफिट अगर कोई ट्रांजेक्शन्स ऐसी हुई हैं जो कि अवॉइड करने के लिए हुई हैं टैक्स के बेनिफिट्स को, टैक्स को अवॉइड करने। आपने कोई ऐसी ट्रांजेक्शन की है जिससे टैक्स अवॉइड हो सके, तो उनको अकॉर्डिंग टू हे भगवान, अकॉर्डिंग टू जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल्स GAAR, आप क्या कर सकते हो, डिनाई कर सकते हो उन टैक्स बेनिफिट्स को अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन हुई है जो कि अवॉइड कर रही है टैक्स को। तो सबसे पहले एब्यूजिव आर्टिफिशियल अरेंजमेंट्स को आप अवॉइड कर सकते हो। दूसरा, रियल पर्पज़ के लिए कोई ट्रांजेक्शन हुई तो उसको अलाउ कर सकते हो। ओवरराइड टैक्स ट्रीटी सर्टेन केसेस में आप कर सकते हो, ठीक है। देखो अगर कोई कंपनी क्रिएट करती है सेल स्ट्रक्चर ओनली, जो अगर आपकी कंपनी है लेकिन आपकी कंपनी ने एक और कंपनी बना दी जो सिर्फ इसलिए बनाई है कि ताकि रिड्यूस हो सके आपका टैक्स, तो ये जो GAAR है ये इग्नोर कर सकते हैं, उसको टैक्स चार्ज करेगा वो आपकी इस कंपनी में, अब उसको पता चल जाएगा। और जो कॉर्पोरेट वेल है जो सेकंड सेमेस्टर में हमने पढ़ी थी उसको अवॉइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे हमारा सिस्टम सारा फॉलो, तो आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारा आता है एंटी ट्रीटी एब्यूज़ प्रोविजंस। तो ये क्या है, ये रूल्स डिज़ाइन किए गए थे मिसयूज़, ताकि जो डबल टैक्सेशन सिस्टम अवॉइडेंस एग्रीमेंट है इसका मिसयूज़ ना हो। देखो इसकी लिमिटेशंस क्या है, तो इसकी क्लोज के अंदर रिस्ट्रिक्ट करती है ट्रीटी बेनिफिट टू जेन्युइन इन्वेस्टर्स जो हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करती है, तो उनको भी रियल बेनिफिट नहीं मिलता। दूसरा, जो इसका मेन पर्पज़ होता है टैक्स अवॉइडेंस, उससे भी ये डिनाई कर देती है प्रिंसिपल पर्पज़ टैक्स के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद है हमारा एग्जांपल, जब आप थर्ड पार्टी को यूज़ करके, थर्ड कंट्री को यूज़ करके टैक्स के लोअर बेनिफिट्स ले रहे हो तो अंडर ट्रीटी उसको हटा दिया जाता है। अब है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या होता है। इसका मतलब होता है शेयर करना टैक्स रिलेटेड डेटा बिटवीन कंट्रीज टैक्स अथॉरिटी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के पास टैक्स रिलेटेड जो डेटा होता है उसको शेयर करना।
इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं टैक्स एविजन, ट्रैक कर सकते हैं फॉरेन की हमारी इनकम कितनी है, दूसरे इंप्रूव कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी कोर्स बॉर्डर में, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे कितना आता है, क्या आता है, तो टाइप्स कितने होते हैं इसके टाइप होते हैं। एक तो आप रिक्वेस्ट के ऊपर कर सकते हो अगर वो रिक्वेस्ट करें, या फिर ऑटोमेटिक एक्सचेंज कर सकते हो, या फिर स्पॉन्टेनियस एक्सचेंज कर सकते हैं। इंडिया रिसीविंग बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ इंडियन रेजिडेंट्स फ्रॉम फॉरेन टैक्स अथॉरिटी, तो ये क्या है, रिक्वेस्ट के ऊपर है या फिर ऑटोमेटिक है। तो इसकी को बोलते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ बेस इरोजन, बेस इरोजन क्या होता है और प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होता है। तो इसको बोलते हैं बेस इरोजन, BEPS, ठीक है। एक्सप्लेन करना है इसके एक्शन प्लान, इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसका रोल क्या है OECD में, मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं जिससे हम टैक्स को बचा सकते हैं। इसमें ओवरऑल हम बात कर रहे हैं टैक्स से बचने की, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, ये क्या होता है, रेफर्स टू स्ट्रेटजीज जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज यूज़ करती हैं टू शिफ्ट प्रॉफिट फ्रॉम हाई टैक्स कंट्री टू लो टैक्स कंट्री, ठीक है। देखो ये बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग BEPS एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि कौन यूज़ करती है, मल्टीनेशनल कंपनी यूज़ करती है। इसमें क्या करती है वो शिफ्ट कर देती है आपका प्रॉफिट फ्रॉम हाई टैक्स, जो हाई टैक्स कंपनी है जो ज़्यादा चार्ज करती है उससे वो शिफ्ट कर देती हैं लो टैक्स, या फिर जो बिल्कुल भी चार्ज नहीं करती उन कंपनीज़ के पास, उन कंट्रीज़ में आपका प्रॉफिट शिफ्ट कर देती हैं, ताकि हम जो टैक्स की लायबिलिटीज़ हैं उनको ओवरऑल रिड्यूस कर सकें। इससे क्या होता है, एक तो इरोजन होता है, टैक्स की हमें पेमेंट कम करनी पड़ती हैं, और इससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उसका हमें पता नहीं चलता, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे कि एक कंपनी अर्न कर रही है प्रॉफिट इंडिया के अंदर, लेकिन इंडिया के अंदर टैक्स हाई चार्ज होता है, तो वो क्या करती है, वो शिफ्ट कर देती है इसको इस लैंड्स के अंदर, वहाँ पे दूसरी कंट्री के अंदर, वहाँ पे टैक्स कम चार्ज होता है, तो इंडिया को टैक्स नहीं मिल रहा है। एक तो ये प्रॉब्लम आ गई, इंडिया के टैक्स रेवेन्यू में घाटा आ रहा है। दूसरा, प्रॉफिट कहाँ गया, लो टैक्स कंट्री में, तो इससे भी प्रॉब्लम आई। तो ये हमारी अल्टीमेटली प्रॉब्लम किसको हो रही, इंडिया को प्रॉब्लम, गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिल रहा, फिर उससे आपकी पब्लिक फैसिलिटीज़ नहीं हो रही। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तो आप टैक्स से बच रहे हो क्योंकि आप प्रॉफिट को शिफ्ट कर रहे हो दूसरी कंट्री जहाँ पे टैक्स ही नहीं लगता या फिर कम टैक्स लगता है। जो आपकी जो मेन कंट्री है, जैसे इंडिया में रहते हो, इंडिया में कमाते हो, वहाँ पे टैक्स लगाना था तो वहाँ पे इंडिया को टैक्स नहीं मिल रहा, फेयर टैक्सेशन हो रहा है इस चीज़ से अगर ये करते हो तो, और ऊपर से ट्रांसपेरेंसी हो रही है मल्टीनेशनल ऑपरेशन में। नाउ BPS एक्शन प्लान क्या होता है, तो यहाँ पे 15 एक्शन प्लान होते हैं जो कि आप टैकल कर सकते हो BEPS से। सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक्शंस, प्रिवेंट अब्यूज़, दूसरा स्ट्रेंथ करना ट्रांसफ़र प्राइसिंग रूल्स को, तीसरा आपको ट्रांसपेरेंसी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, फिर डिजिटल इकोनॉमी टैक्सेशन इश्यूज़ को सोल्व करना पड़ेगा, लिमिटेड बेस इरोजन करना होगा और इंटरेस्ट डिडक्शन। फिर उसके बाद है रोल क्या है OECD का, तो OECD हमने पढ़ा था, ये रोल प्ले करता है डिज़ाइनिंग कोऑर्डिनेटिंग ग्लोबल टैक्स रिफॉर्म्स में, जिसमें डेवलप करता है BEPS फ्रेमवर्क। दूसरा, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कंट्रीज़ को कि आप कितना कैसे टैक्स चार्ज कर सकते हो। प्रमोट करता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन टैक्स मैटर्स के अंदर, ठीक है, और स्टैंडर्ड टैक्स रूल्स लेके आता है अक्रॉस द कंट्रीज। उसके बाद है मल्टीनेशनल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं जो कि यूज़ की जाती हैं ताकि हम एग्जिस्टिंग जो DTAA है उसको हम मॉडिफाई कर सकें, उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस चेंज कर सकें, क्विकली अपडेट करते हैं ओल्ड ट्रीटीज़ को, इंक्लूड करते हैं एंटी BEPS मेजर्स को। इससे हम प्रॉफिट शिफ्टिंग से बच सकते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या क्या टैक्स चैलेंजेस हो रहे हैं डिजिटलाइजेशन से, ये इंपॉर्टेंट है, आई थिंक आ सकता है। इंपॉर्टेंस क्या है कॉर्पोरेट टैक्सेशन की डिजिटल बिजनेस मॉडल्स में, E-कॉमर्स टैक्सेशन क्या है, क्या क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है डिजिटल फॉर्म्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हैं, ये आप पढ़ सकते हो, देखो मैं करवाई देती हूँ वैसे। देखो डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी का मतलब है जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, लेकिन किसके थ्रू हो रही हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में, डिजिटल सर्विसेज में, ई-कॉमर्स में। सारी फिजिकल तो गया, फिजिकली तो कोई काम हो ही नहीं रहा, सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है। तो ये टैक्स सिस्टम है ये भी फिजिकली अब नहीं रही, ये भी सब ऑनलाइन हो लगे। तो चैलेंजेस क्या आता है, एक तो नो फिजिकल प्रेजेंस, कोई भी फिजिकल किसी चीज़ की प्रेजेंस आज बची नहीं। सारी जो डिजिटल कंपनीज थी वो अर्न करती हैं इनकम एक कंट्री में विदाउट हैविंग ऑफिस, वहाँ पे ऑफिस भी नहीं रखना, वहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस भी नहीं रखनी। इससे हमें टैक्स डिफ़िकल्ट हो जाता है कि किस कंपनी का टैक्स है, क्योंकि हमें वहाँ पे रेजिडेंस नहीं पता चलता कि ये किस कंपनी में रहता था।
दूसरा प्रॉफिट एलोकेशन इशू, यहाँ पे ये बहुत डिफिकल्ट होना जाता है कि प्रॉफिट की वैल्यू कहाँ से आई और किस कंपनी को राइट है इसके ऊपर टैक्स का, बिकॉज यहाँ पे फिजिकल चीज़ नहीं है, फिजिकल वहाँ पे हम रहते नहीं, तो हमें पता नहीं चलता है कि ये टैक्स किस कंपनी का और कहाँ पे हमें प्रॉफिट आया है और हमें किस कंपनी को राइट देना चाहिए टैक्स का। दूसरा फिर है थर्ड ई कॉमर्स टैक्सेशन, ऑनलाइन जो बिजनेस होते हैं जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को बेचते हैं क्रॉस द बॉर्डर, तो वो ईजिली हो रहा है, जिसके अंदर हमें ये नहीं पता चलता कि सेल कहाँ पे हुई थी और किस कंट्री ने वहाँ पे टैक्स कलेक्ट कर लिया, तो दोनों चीज़ें नहीं पता चलती हमें। नेक्स्ट है डेटा एंड यूज़र वैल्यू, तो डिजिटल कंपनी अर्न कर रही है यूज़र डेटा से भी वैल्यू, लेकिन जो ट्रेडिशनल टैक्स था वो क्लियरली डिफाइन करता था कि किसको कितना टैक्स मिला, किसके कितने प्रॉफिट पे, ठीक है। फिर है इंपॉर्टेंस क्या है कॉर्पोरेट टैक्सेशन की डिजिटल इकोनॉमी के अंदर। सबसे पहले ये फेयर टैक्स पेमेंट होता है सारी कंट्रीज़ में, जहाँ पे अर्न कर आपने रेवेन्यू वहाँ पे पेमेंट करनी होगी। यहाँ पे आप प्रॉफिट को शिफ्ट नहीं कर सकते लो टैक्स जुरिडिक्शन में, ऐसी कंपनीज़ में आपसे ऐसी कंट्रीज़ में आप नहीं जा सकते जहाँ पे टैक्स कम चार्ज होता था। नेक्स्ट ये कंट्रीब्यूट करती है पब्लिक रेवेन्यू सिस्टम को, बिकॉज आपने जहाँ से सैलरी कमाई वहाँ पे ये आपको टैक्स पे ना करना पड़ेगा, जैसे इंडिया से कमाई तो आपको इंडिया में ही टैक्स देना पड़ेगा, तो वहाँ का रेवेन्यू सिस्टम बढ़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद रिफॉर्म्स क्या क्या आए इंटरनेशनल टैक्सेशन में। सबसे पहले डिजिटल जो टैक्सेशन है इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्लोबल रिफॉर्म्स आए, तो उसमें सबसे पहला रिफॉर्म है डिजिटल सर्विस टैक्स। इसमें कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इम्पोज करते हैं टैक्स डिजिटल सर्विसेज पे भी, जैसे कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो पे टैक्स लगता है जब आप ऐड करते हो, स्ट्रीमिंग करते हो लाइव वगैरह, तो इन पे भी टैक्स लगता है, तो ये DST आया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आया OECD ग्लोबल टैक्स रिफॉर्म, जिसके अंदर जो रीएलोकेट किया जाता है टेकिंग राइट्स टैक्स के राइट्स और मिनिमम ग्लोबल टैक्स रेट आपको देना होगा। प्रॉफिट जो शिफ्टिंग है वो रिड्यूस किया जाता है कि आप प्रॉफिट को बार बार शिफ्ट नहीं कर सकते। फिर आया हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म रिपोर्टिंग, यहाँ पे आपकी जो इनकम है जो यूज़र ने और सेलर ने कमाई उसको रिपोर्ट करना होता है, आपका डेटा शेयर करना होता है टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ, जिससे ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव होती है। इसका कंक्लूजन ये है सब कुछ कि डिजिटल रिफॉर्म्स के साथ बहुत सारे चैलेंजेस आए, इन चैलेंजेस को मीट करने के लिए हमने ग्लोबल रिफॉर्म्स लेके आए और इनसे क्या हुआ फेयर और इफेक्टिव टैक्सेशन सिस्टम आया। नाउ डन। अब हमारे शॉर्ट नोट्स हैं जो कि हमें करने हैं, मतलब बहुत ही आज तो मैंने अराउंड 6 आवर्स की वीडियोस बना दी, 2-2 घंटे की, मतलब बहुत वो हो गया आज तो। अभी शॉर्ट नोट करेंगे हम लोग और फिर उसके बाद ये वीडियो फिनिश करेंगे, तो तब तक आप एक कमेंट कर दो एंड लाइक शेयर। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसको भी। विद होल्डिंग टैक्स क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सोर्स ऑफ पेमेंट इनकम बिफोर इनकम इज ट्रांसफर टू रिसीवर। जैसे कि मैं आपको समझा देती हूँ, अब वैसे तो हमने ये पढ़ लिया बहुत बार। देखो 10,000 आपकी सैलरी है, उसमें से आपको लगना है टैक्स 10%, ठीक है, 10% टैक्स लगना है। तो आपकी कंपनी क्या कर रही है, वो बोल रही है कि हम सबका टैक्स खुद ही दे देते हैं गवर्नमेंट को और फिर आपको सैलरी दे देंगे। उन्होंने क्या किया, 1,000 रुपये का टैक्स काट के, और आपकी 9,000 सैलरी है, आपको फुल पेमेंट नहीं की, आपको कितना पेमेंट किया, 9,000 रुपये। फुल पेमेंट थी आपकी 10,000, लेकिन उन्होंने टैक्स को घटा के 9,000 रुपये पेमेंट कर दिया आपको। तो ये होता है विद होल्डिंग टैक्स, ठीक है। और जो ये 1,000 रुपये थे ये कहाँ पे गए, ये टैक्स ये कहाँ पे गए, गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर दिए उन लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। तो ये क्या होता है, ये एग्रीमेंट होता है बिटवीन टैक्स पेयर, आप जो टैक्स पेमेंट करने वाले हो उसके पास, और टैक्स अथॉरिटी, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है जो कि टैक्स का जो प्राइस है वो डिसाइड करती है एडवांस में, ठीक है। टैक्स हेवेंस, ये ऐसी कंट्री होती है टैक्स हेवेंस मतलब स्वर्ग लोक। तो यहाँ पे ऐसी कंट्री जहाँ पे बिल्कुल कम टैक्स लगता है या फिर बिल्कुल लगता ही नहीं, तो हम अपनी कंपनी का प्रॉफिट वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं और वहाँ पे हमारा टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा, जिसमें एग्जांपल में है आइसलैंड्स और बरमूडा। उसके बाद आता है ट्रिप्टी शॉपिंग। इसका मतलब है एक प्रैक्टिस जहाँ पे इन्वेस्टर यूज़ कर रहा है थर्ड कंट्री का, ताकि उसको टैक्स से बेनिफिट मिल सके 2 कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। उसके बाद हमारा है GAAR जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, हाँ, ये अलाउ करता है टैक्स अथॉरिटीज़ को कि आप अगर कोई टैक्स का बेनिफिट है जो कि मतलब आपने कोई ऐसा काम, ऐसी ट्रांजेक्शन, जैसे आपकी ये कंपनी है, यही एक और कंपनी, तो ये आपकी मेन कंपनी है ये वाली, ठीक है। आपने ये कंपनी ऐसे ही टेम्प्रेरी खोल दी, क्योंकि आप टैक्स को अवॉइड करना चाहते थे, तो आपने सारा आधा प्रॉफिट इसमें दिखा दिया, आधा इसमें, और अथॉरिटीज़ को पता चल गया, तो वो क्या करेंगी, इसको फॉलो कर देंगी और वो हटा देंगी इस ट्रांजेक्शन्स को, और आपका जो टैक्स लगेगा वो उतना ही लगेगा।
उसके बाद आता है आर्म लेंथ प्रिंसिपल, जो कि हमने देखा था, आप एक बार पढ़ सकते हो, यार बहुत समझा दिया मैंने। फिर उसके बाद है ट्रांसफ़र प्राइसिंग लिस्ट, जो कि इनके अकॉर्डिंग हम जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग है उनको सेट करते हैं, मेथड्स हमने पढ़े थे। फिर है OECD BEPS एक्शन प्लान, जिसमें 15 एक्शन प्लान थे जो कि हमने देखे थे। फिर ये दोनों मॉडल थे, जिसमें एक के अंदर तो हमारा, इसके अंदर तो सोर्स कंट्री जहाँ पे इनकम जनरेट हुई है वहाँ पे वो टैक्स लेगी, यहाँ पे जो कि जहाँ पे हम रेजिडेंस है रहते हैं वो कंपनी टैक्स लेगी। एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, जो भी टैक्स से रिलेटेड डाटा है उसको एक्सचेंज करना, वो ऑटोमेटिक भी हो सकता है, आप रिक्वेस्ट करो तब भी कर सकते हैं, स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है। टैक्स क्रेडिट मेथड है, फिर यहाँ पे इनकम टैक्स है, जो कि दोनों कंट्री में टैक्स हो रहा है, तो जो होम कंट्री है वो क्रेडिट ऑलरेडी देगी ताकि हम प्रिवेंट कर सकें डबल टैक्सेशन से। एग्जेम्पशन मेथड, फिर उसके बाद है टैक्स पेयरिंग मेथड। डिजिटल सर्विस टैक्स हमने देखा था, डिजिटल जो कंपनीज हैं, सर्विसेज हैं, लाइक एडवर्टाइज करना ऑनलाइन, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब वगैरह, इन पे टैक्स लगना। एडवांस रूलिंग, आप पहले से पूछ रहे हो अथॉरिटीज़ को कितना टैक्स क्या लगेगा। तो हमारा ये वन शॉट हो चुका है इंटरनेशनल टैक्सेशन का। यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, तो हमने इंटरनेशनल टैक्सेशन का वन शॉट कर लिया है, हमने ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ कवर कर लिया है, शॉर्ट नोट्स वगैरह। तो अब आपको क्या करना है, ये वीडियो को दोबारा से 1.5 या फिर 1.75x पे देखना है, ठीक है। और इसको देखने के बाद आपको एक बार इनका ये जो PDF है इसको पढ़ना है। PDF कैसे मिलेगी, कम्युनिटी पोस्ट पे एक वीडियो है वो देखना है कि DU है उसके नोट्स कैसे मिलेंगे, उसको फॉलो करना है, आपको नोट्स मिल जाएंगे। एंड उसके बाद आपको किस और सब्जेक्ट का वन शॉट चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और ये वीडियो कैसी लगी, और सबसे पहले एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अभी तो बताओ या फिर मत बताओ वीडियो कैसी लगी, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए या नहीं आए। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर एग्ज़ाम्स। और एक और बात, कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो ये भी ज़रूर बताना, ताकि पता चले कि कितनी डाइवर्सिटी है हमारी क्लासेस में भी, ठीक है। तो बाय।